हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स आर देयर इन मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मतलब जिसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? 1, 3, 4 और 5। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3। वो क्या क्या होता है? देखिए, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। तो मरीन इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, जो भी लॉस या डैमेज हो सकती है शिप से, कार्गो, टर्मिनल्स, इन सबको जो लॉस होती है, हो सकती है, जो डैमेज इन पे हो सकता है, उसको रिकवर करने के लिए या उसको कवर करने के लिए हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। तो जो यहाँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है वो 3 होते हैं, दैट इज़ कार्गो, हॉल और फ्रेट। मतलब जो चार्जेस वगैरह हैं, ट्रांजिट वगैरह के जो सामान और मटीरियल है, उन सब के रिगार्डिंग आपका ये इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इनमें से कौन सा इंश्योरेंस है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है? तो पहली बात तो इंडेमनिटी हमें पता है, इंडेमनिटी का मतलब सिंपली समझिए क्षतिपूर्ति करना, मतलब आपको जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने की बात कर रहा है। तो मरीन इंश्योरेंस में ये पॉसिबल है कि नहीं? कह रहा है कि नहीं पॉसिबल, आपसे नहीं पूछ रहा है। तो मरीन इंश्योरेंस में अगर कोई आपको लॉस हो गया तो उसको कवर किया जा सकता है, तो यस कवर किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, देखिए सारे ही इंश्योरेंस में लॉस कवर किया जा सकता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ये माना जाता है कि ये इसको कभी भी इस तरीके से कवर नहीं किया जाता। किसी पर्सन की जो डेथ होती है उसको कोई भी कंपनसेट नहीं कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली आपको प्रॉब्लम ना आए इसी के लिए लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। सो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो कहता है कि आपको जितना भी लॉस हुआ है हम उसको कंपनसेट कर देंगे, ये बात लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होती है। किसी की भी लाइफ को हम कंपनसेट नहीं कर सकते, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या प्रोवाइड करता है? लीगल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, किसी की डेथ के रिगार्डिंग हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, किसी के लाइफ को इंश्योर करा रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर किसी की डेथ होती है तो हम उसको कंपनसेट किस फॉर्म में कर रहे हैं? मनी के फॉर्म में कर रहे हैं। उस पर्सन से होने वाले लॉस को हम कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक रिलेशन है ना। तो हम क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी लेते हैं कि अगर वो गया, उससे जो भी मनी आती है, जिससे भी फैमिलीज अच्छे से चल सकती है, उसको सिक्योर करते हैं हम। तो यहाँ पे आंसर होगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, हमने अभी पहले ही देख लिया, समझिए सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन है। तो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो क्या होता है? देखिए, पूरे अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में हम रिस्क कवरेज करते हैं। इंश्योरेंस में रिस्क कवरेज का क्या मतलब हुआ, या इंश्योरेंस का ही क्या मतलब हुआ? समटाइम्स इसके कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंश्योरेंस का टर्म आया ही क्यों? इंश्योरेंस का टर्म आया हमारे रिस्क के लिए। रिस्क मतलब क्या? जब हमें ये डर हुआ कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, उस डर को, उस रिस्क को, लॉस होने के रिस्क को हमने क्या करने की कोशिश की? कंपनसेट करने की कोशिश करी। हमने सोचा कि कोई ऐसा ऑप्शन हमें मिले कि अगर ऐसा हो गया और इसकी वजह से मुझे कोई लॉस हुआ, कोई डैमेज हुआ, तो हमें उसकी कोई भरपाई कर दे, है ना, कोई रिकवरी कर दे हमें उसके लिए। इसी टर्म से, मतलब रिस्क की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि अगर सर्टेन होता तो हम बात ना करते, अनसर्टेनिटी की वजह से उसकी वजह से हमने क्या किया? इंश्योरेंस जैसे टर्म्स को इनैग्रेट किया। तो इंश्योरेंस आया ही रिस्क और अनसर्टेनिटी के लिए। अब आपने अगर ये रिस्क और अनसर्टेनिटी के लिए इंश्योरेंस लिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी फ्रेम हुई, तो वो क्या कहती है कि हम आपको कभी भी अगर लॉस हुआ इस रिगार्डिंग तो हम आपको तुरंत कंपनसेट करेंगे। तो वो आपसे कुछ चार्जेस लेती है कि आपको फ्यूचर में कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपको एक हैवी अमाउंट देंगे, सम एश्योर्ड का इतना परसेंट एंड ऑल, तो हम उसके लिए आपसे कुछ लेंगे, कंट्रीब्यूशन, मतलब कुछ आपको देना पड़ता है। अब टर्म कंट्रीब्यूशन नहीं कहा जाता, क्योंकि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप डोनेट नहीं कर रहे हो, दान नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे आप पे कर रहे हो इन रिटर्न पाने के लिए, है ना। आप कुछ दे रहे हो, आप ये इंश्योरेंस लेना चाहते हो, इस रिस्क को आप कंपनसेट करना चाहते हो, इसके लिए आप कुछ आज इंश्योरेंस कंपनी को पे करोगे, जिससे इन रिटर्न फ्यूचर में कंपनी आपको कुछ देगी। तो इसे जो आप पे करते हो दैट इज़ प्रीमियम, और इन रिटर्न जो कंपनी आपको देती है वो आपका क्लेम वगैरह होता है ना, सम एश्योर्ड होता है, बोनस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं।
तो इस प्रीमियम के अमाउंट को आप क्या कहोगे? ऑप्शन बी, दैट इज़ कंसिडरेशन, राइट। हम कॉस्ट क्यों नहीं कह रहे, हम वैल्यू क्यों नहीं कह रहे, हम कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम क्या है? कंसिडरेशन है, जिसकी वजह से आप, कंसिडरेशन होता क्या है? कंसिडरेशन मीन्स इन रिटर्न समथिंग, आप ऐसा कुछ दे रहे हो जिसके रिटर्न में आपको कुछ मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एक ऐसा कंसिडरेशन है जिसके रिटर्न में आपको वो क्लेम और बाकी चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो पूरे इंश्योरेंस में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, चीज़ें कंसिडरेशन होती हैं बेसिकली, है ना। कॉस्ट, वैल्यू, कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेबल प्रॉपर्टी इन द फायर इंश्योरेंस एग्रीमेंट। तो फायर इंश्योरेंस एग्रीमेंट के टर्म में इंश्योरेबल प्रॉपर्टी को जब डिफाइन किया गया तो इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कवर नहीं होता है? देखिए, फायर इंश्योरेंस एग्रीमेंट क्या हुआ कि अगर फायर लगेगी, फायर की वजह से कोई डैमेज होगा तो हम उसको इंश्योर करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह, बिल्डिंग हो सकता है ना, आपकी क्रॉप्स वगैरह हो सकती हैं। इस तरह से मतलब आपके फायर के रिगार्डिंग आपके स्टॉक हो सकते हैं, कंपनी में जो स्टॉक होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये एक प्रॉपर्टी है जिनको आप, फायर लग सकता है, उसकी वजह से लॉस हो सकता है, ऐसा आप सोच सकते हो। अब आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कभी फायर के बारे में हम कह ही नहीं सकते, मतलब वो इंश्योरेबल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। हम उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं क्योंकि उसमें अगर फायर लग गई तो वो लॉस हो जाएगा और फिर हम उसको कंपनसेट करेंगे। सो यस, बिल्डिंग के लिए हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मशीनरी फायर में डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसको कंपनसेट किया जाता है। रॉ मटेरियल मतलब आपका स्टॉक, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग, हो सकता है, यस हो सकता है। पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? नहीं। एक ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, उस तरह की एसेट्स होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब क्या है? ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। बेसिकली एक राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर हम IPR की बात करें तो एक राइट होता है। जब आप कहते हो कि ये चीज़ मेरी है, इसके लिए हमने पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट ले ली कि अब ये मेरी है, तो जो IQ है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ह्यूमन की, उसमें फायर लगने की बात हो ही नहीं सकती है। सो ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ व्हाट स्टॉक रेस्क्यू फ्रॉम फायर इज़ कॉल्ड। तो फायर लगी, फायर में आपने कुछ स्टॉक्स था उसको रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया गया, अब उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज़ स्क्रैप, डिफेक्टिव, सॉल्वेज या साल्वेज स्टॉक या क्लेम। सो देखिए, सबके टर्म समझिए, उसके बाद क्लियर करते हैं इसको। तो स्क्रैप मतलब क्या होता है? देखिए, स्क्रैप मतलब होती बची हुई चीज़ें, है ना। स्क्रैप जैसे मशीनरी वगैरह को आपने यूज़ किया तो जो चीज़ें बच गई, जिनको आप रीसेल करके काम करते हो, तो वो हो गया स्क्रैप। डिफेक्टिव कोई चीज़ खराबी हो गई आपकी। और साल्वेज स्टॉक क्या होता है? साल्वेज वैल्यू मतलब रीसेल वैल्यू, राइट। मतलब इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अगर हमने किसी स्टॉक के लिए फायर इंश्योरेंस लिया गया है और हम उसका फुल लॉस रिकवरी दे रहे हैं, मतलब एक कंपनी थी ABC लिमिटेड, उसने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, अब कंपनी में आग लग गई, सारा स्टॉक जल रहा है। अब कंपनी क्या करेगी? क्योंकि उसने इंश्योरेंस ले रखा है उस स्टॉक के रिगार्डिंग, फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो अब कंपनी को पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा, जितने भी स्टॉक की वैल्यू होगी उस हिसाब से उसको क्लेम मिल जाने वाला है। अब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या होता है, वो अगर फायर लगी तो उसमें से जो सामान बचता है वो इसको रेस्क्यू करेगी और उसको क्या करेगी? रीसेल करेगी, और उस रीसेल से जो भी लॉस को कंपनसेट वो करेगी, मतलब जो वो क्लेम उस कंपनी को देना है उसमें वो एडजस्ट कर लेती है कि मुझे 2 करोड़ देने हैं और इनके बचे हुए स्टॉक से हम इतना अगर सेल कर देंगे तो इतना पैसा मुझे रिकवर हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं साल्वेज। तो सॉल्वेज क्या हो गया? रीसेल वैल्यू। एक्चुअली सॉल्वेज वैल्यू अगर कॉस्टिंग में बात करेंगे दैट इज़ रीसेल वैल्यू, तो वो चीज़ जो रीसेल की जा सकती है। तो अगर हमने रेस्क्यू किया फायर में कोई स्टॉक और हम उसको क्या करेंगे, उसको रीसेल करेंगे, तो वो उस अमाउंट से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो क्लेम देना है उसको एडजस्ट करती है, अपने लॉस को एडजस्ट करती है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज सॉल्वेज स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पीरियड अ इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर इज़ टेकन। तो किस टाइम पीरियड के लिए जो है फायर, अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो रिस्क जो कवर करने वाली है उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? बेसिकली उनका ये सेंस है। तो दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड, कैलेंडर पीरियड, इंडemnity पीरियड या स्टैंडर्ड पीरियड। सो पहली बात तो ये समझिए,
कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी जो ले रहे हैं, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी लेने का टाइम पीरियड एक हो गया, और पॉलिसी में जो पॉलिसी लिया कि इंश्योरेंस कवरेज मिले आपको, कि अगर लॉस हो गया, फायर लग गई तो आपका सेफ रहे, आपको रिकवरी मिल जाए, वो एक टाइम पीरियड अलग होता है। जनरली फायर इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। जनरली एक फायर इंश्योरेंस 1 ईयर के लिए होता है। अब ये 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं होती है, वो ईयर डिपेंड करती है कि आपने पॉलिसी कब ली है और आपने उस पॉलिसी लेने के बाद कवरेज कब का लिया है। फॉर एग्जांपल इसे ऐसे समझिएगा कि जैसे कि एक पर्सन, एक कंपनी है और वो उसका स्टॉक जो है फॉरेन से आ रहा है, और अगर हम मानते हैं कि आज 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त के बाद उसका जो स्टॉक आने वाला है वो 20 अगस्त को आने वाला है। तो वो आज ही क्या करता है, एक पॉलिसी में एंटर होता है, एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदता है, और वो कहता है कि हमारा जो 20 अगस्त को मेरा जो स्टॉक आएगा, हम उसके लिए फ़ायर इंश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, हम पॉलिसी कब खरीद रहे हैं, आज, और हम कवरेज की बात कब कर रहे हैं, 20 अगस्त से, क्योंकि स्टॉक कब आ रहा है, 20 अगस्त को। हम कह रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक आएगा 20 अगस्त को, उसको फायर इंश्योरेंस से कवरेज देना है। अब 20 अगस्त से वो 1 साल के लिए हमने ले लिया, ठीक है, अब वो आगे 1 साल के लिए, मान ली 22 में लिया तो 23 तक वो चलेगा। अब यहाँ पे जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब होगा, ये पॉलिसी लेने की डेट पे नहीं हुआ है। आज से आपका इंश्योरेंस कवरेज नहीं स्टार्ट हुआ है। आपका इंश्योरेंस कवरेज कब से स्टार्ट होगा, 20 अगस्त से, जब से स्टॉक का आपने लिया कि हमको इस डेट से फायर इंश्योरेंस का कवरेज चाहिए। तो ये क्या होता है, इस पीरियड को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडेमनिटी पीरियड, राइट। सो इंश्योरेंस में इंडेमनिटी पीरियड जो होता है वो लेंथ ऑफ टाइम होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, मतलब वो टाइम पीरियड जब तक के लिए इंश्योरेंस कंपनी ऑब्लिगेटेड है, मतलब ऑब्लाइज्ड है कि उसको पेमेंट करना है, कवरेज, लॉस की कवरेज के लिए वो ऑब्लाइज्ड है कि अब इतने टाइम पीरियड के लिए उसकी लायबिलिटी बन गई है कि अगर कुछ भी लॉस होगा तो वो पे करेगी। तो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टाइम पीरियड जो कवरेज पॉलिसी का होता है उसे हम कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड। आप पॉलिसी किस दिन परचेज कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होता है, आपको कवरेज किस टाइम से शुरू हो रही है उस टाइम से लेके एंड ऑफ द टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी पीरियड। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाट, द रेशियो ऑफ लॉसेस सफर्ड टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट इज नोन एज। इन्होंने कहा कि रेशियो ऑफ लॉस सफ़र टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट टू इज़ नोन एज। सो इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस आपने जो लिया है उस अमाउंट में, जो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस आपका, उस पर अगर लॉस का हम रेशियो निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसिव बर्निंग लॉस रेशियो या मैनुअल रेशियो। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लॉस रेशियो। लॉस रेशियो क्यों होगा, ये क्या होता है, तो देखिए लॉस रेशियो होता है आपका, इसको ऐसे निकालते हैं, ऐसा इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है, वो क्या होता है कि लॉस ड्यू टू क्लेम प्लस एडजस्टेबल एक्सपेंसेस। आपको क्लेम की वजह से, कंपनी को जो क्लेम देना पड़ेगा उसकी वजह से कितना अमाउंट जा रहा है, मतलब कितने का लॉस हो रहा है, कंपनी को जितना क्लेम देना पड़ा उतना उसके लिए लॉस है। तो क्लेम प्लस एडजस्टेबल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस उसके रिगार्डिंग पड़ा, डिवाइडेड बाई टोटल प्रीमियम अर्नड, इससे हमारा क्या निकलता है, लॉस रेशियो, कि बेसिकली हमने कितना कमाया उस पर हमारा कितने का क्लेम गया, कितने का लॉस देना पड़ा, मतलब लॉस इन द सेंस कितना क्लेम करना पड़ा, तो उसको हम कहते हैं लॉस रेशियो। देखिए एक इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग अगर हम अकाउंटिंग पर्पस से सोचें तो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो उनकी इनकम होती है प्रीमियम अर्नड, मतलब आप इंश्योरेंस ले रहे हो और जो प्रीमियम कंपनी को देते हो ना वो उनकी इनकम हो गई, लेकिन उसके लिए एक्सपेंस क्या होता है, उसके लिए लॉस क्या होता है, अगर एसेट्स के बाद जितनी पॉलिसी उसकी बिकी वो उसकी एसेट्स हो गई, है ना, लेकिन जो लॉस उसका होता है, जो क्लेम आपको उसको देना पड़ता है वो उसकी लायबिलिटी होती है। वो सारी क्लेम क्या होती है, उनकी लायबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्लेम से क्या हो गया, उसके पास से पैसा जाना है, अगर क्लेम आ गया तो लायबिलिटी अराइज हो गई। सो बेसिकली जो क्लेम होता है वो उनके लिए लॉस होता है, और जो प्रीमियम वो रिसीव करते हैं पॉलिसी के रिस्पेक्ट में वो उसके लिए उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम होती है। तो ये लॉस रेशियो, जो लॉस सफ़र करना होता है वो डिपेंड करता है, ये लॉस रेशियो इस बात को बताता है कि पर्टिकुलरली इतने प्रीमियम पे आपने इतना क्लेम दिया है, इतने का लॉस रिकवर किया है, दैट इज कॉल्ड लॉस रेशियो, है ना। इसलिए इसका फॉर्मूला भी बनता है लॉसेस ड्यू टू क्लेम प्लस एडजस्टेबल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल प्रीमियम अर्न। वहीं एक्सपेंसिव रेशियो की अगर बात कर लो आप, तो एक्सपेंसिव रेशियो क्या हो जाता है
कि जो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी यूज़ कर रही है किसके लिए, जितना भी उसने ये सारा जो भी कॉस्ट वो एक्वायर कर रही है उस इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, उसको एक्वायर करना, राइट करना, सर्विस करना इंश्योरेंस को, उन सब के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस उसका लगा वो एक्सपेंसिव रेशियो हो गया। तो पर्टिकुलर प्रीमियम के लिए पर्टिकुलर जो प्रीमियम है उस पे उसके रिगार्डिंग उसने कितना एक्सपेंस कर दिया। जैसे मैंने 100 का प्रीमियम पाया तो 100 के प्रीमियम को पाने के लिए मैंने कितना खर्चा कर दिया, खर्चा किस रिगार्डिंग, उस प्रीमियम को पाने के लिए जो भी एक्सपेंस है उसको राइट करना, एक्वायर करना और सर्विसिंग देना, इन सब का कॉस्ट, तो उसको हम एक्सपेंसिव रेशियो करते हैं। इस हिसाब से ये सारे रेशियोज कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेज एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर द फ्री यूज ऑफ एनी पोर्ट देन इट इज कॉल्ड। तो अगर कोई पोर्ट है जो कि फ्री में यूज़ किया जा सकता था, अब उस पर गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गया है, अब उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो उस केस में उसको क्या कहेंगे। सो ऑप्शन बी रेस्ट्रेंट, मतलब अवरोध, उस पर रोक लग गया है तो दैट इज़ रेस्ट्रेंट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।